हेलो क्लास 7 क्लास। जैसा आपको पता है कि मैंने पिछली बार आपको पाठ 4 शब्द विचार पढ़ाया, ठीक है। उसमें मैंने आपको शब्द किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द और पद क्या है, और साथ ही मैंने आपको बताया था शब्द के भेद। शब्दों के 4 भेद होते हैं: रचना के आधार पर शब्द भेद, स्रोत के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। इन चारों के भी अलग अलग भेद, इनके भी अलग प्रकार हैं। जैसे रचना के आधार पर शब्द भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग, रूढ़ शब्द। अब देखिए, रूढ़ शब्द जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं और जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नमक, दाल, पानी, फल, पेड़ आदि, ये सब क्या है, रूढ़ शब्द है। यानी ये विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं और इनके खंडों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी, पाठशाला, घुड़सवार, धनवान। अब देखिए, बैलगाड़ी क्या है, इन शब्दों के खंडों के स्वतंत्र अर्थ हैं। बैल और गाड़ी, इनके अलग अलग अर्थ हैं, यानी स्वतंत्र रूप से इनके अर्थ हैं, अतः ये यौगिक शब्द हुए। अश्वारोही, पुस्तकालय, पुस्तक का अलग अर्थ है, आलय का अलग अर्थ है। पुस्तक किताब जो आपको पता है, आलय मंदिर मतलब मंदिर या घर, पुस्तक का घर, पुस्तकालय। समझ में आए, पुस्तकालय। अब देखिए, हमारा तीसरा जो है उसका भेद योग। जो शब्द बनावट की दृष्टि से यौगिक हैं, अर्थात 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं। ध्यान दीजिए, योग रूढ़ शब्द जो शब्द बनावट की दृष्टि से यौगिक हैं, अर्थात 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं, किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे श्वेतांबरा, नीलकंठ, चारपाई, गिरिधर, लंबोदर। इन शब्दों के क्रमशः शाब्दिक अर्थ है, इनका अर्थ है जैसे सफेद वस्त्रों वाली, श्वेत मतलब सफेद, अंबर यानी वस्त्र, जिसका कंठ नीला है। नीलकंठ, नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला। क्या है इनका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से चार पायों वाली, चारपाई, किंतु ये शब्द सरस्वती, भगवान, शंकर और खाट के अर्थों में रूढ़ हो गए हैं, तो इसलिए ये योग रूढ़ शब्द है। अब दूसरा था हमारा स्रोत के आधार पर शब्द। इसके कितने भेद हैं? 4। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के अर्थात बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी हमने जो शब्द संस्कृत भाषा से जैसे थे वैसे ही ले लिए, उसमें किसी भी प्रकार का हमने परिवर्तन नहीं किया, उन्हें हम तत्सम शब्द कैसे कहते हैं। जैसे स्वप्न, ज्येष्ठ आदि। ठीक। अब देखिए दूसरा तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप बदलकर ग्रहण किया गया है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हमें क्या किया, हमने हिंदी की प्रकृति के अनुरूप बदलकर ग्रहण कर लिया है, यानी ले लिया है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे राज, दूध, खीर, सपना, का आदि। मतलब तत्सम शब्द क्या था? राज्य था, लेकिन हमने उनको हिंदी की प्रकृति के अनुरूप बदलकर ग्रहण कर लिया, तो हमने उसको राज कर दिया। अग्नि तत्सम शब्द था, उसका हमने तद्भव शब्द क्या लिया? आग। ठीक है। इसी प्रकार कई उदाहरण दिए गए हैं जो आप पढ़ेंगे। देशज शब्द जो शब्द स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से बदलकर हिंदी में आए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। क्या कहा मैंने? जो शब्द स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से बदलकर हिंदी में आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लकड़ी, खिड़की, खुरपा आदि। अब देखिए विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, अंग्रेजी विदेशी भाषा है, ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? स्कूल। ठीक है, ये क्या है हमारा
विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। फारसी में जमींदार, अरबी में औलाद, तुर्की से तो, पुर्तगाली से अलमारी, चीनी से चाय। ये सब क्या है? हमारे विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द हैं। काफी उदाहरण हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमारा एक और शब्द जो है संकर शब्द, यानी दो भाषाओं से मेल से बनता है। ये क्या बनता है? हमारा दो भाषाओं के मेल से बनता है। ये है संकर शब्द, जिसको कि हम कहते हैं ये क्या है? संकर शब्द। क्या है? इसमें दो भाषाओं के मेल से बना हुआ। सजावट, कक्ष, यानी सजावट हिंदी भाषा का है और कक्ष जो है संस्कृत भाषा का। ठीक है, ये दोनों मिल गए तो इसका अर्थ क्या हो गया? सजावट, कक्ष। ठीक उसी प्रकार वर्ष, वर्ष किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। गांठ क्या है? हिंदी का, तो वर्ष गांठ। इसी प्रकार से छायादार, रेलगाड़ी, ये सब आपको बताया गया है। छाया शब्द किसका? हिंदी का है और दार किसका? फारसी का। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी किसकी? हिंदी की। लाठी, लाठी हिंदी का और चाट अंग्रेजी का। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा, ये देखिए आपने पांच शब्द जो देखे हमने स्रोत के आधार पर। अब देखिए अर्थ के आधार पर चार शब्द भेदे: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, एकार्थी शब्द यानी अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द जिनको कहते हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक अर्थ, एक ही अर्थ में होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, चाय, घर, पेड़ आदि, ये क्या है? एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाले, जिन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, हार का एक मतलब किसी चीज में आप हार गए, हारना। दूसरा उसका अर्थ क्या है? हार का माला। ठीक है, हार पहनते ना तो वह हार। फल, किसी चीज का हम कहते हैं ना अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। एक वो फल हो गया और दूसरा फल जो हम खाते हैं। उत्तर, उत्तर एक दिशा भी है और जैसे प्रश्न का उत्तर देना यानी जवाब देना। ठीक है, अब देखिए पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, पंकज, ये क्या? एक ही शब्द के अर्थ है, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द। अब आए हमारे चौथा जो है विपरीतार्थी शब्द। किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को हम विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, यानी विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दुख, सुख, दुख का विलोम क्या है? सुख। सरल का विलोम क्या है? कठिन। ठीक है, ये सब क्या है? विलोम शब्द है, यानी विपरीतार्थी शब्द है। और अंतिम है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर दो शब्द भेदे। कितने शब्द भेदे प्रयोग के आधार पर? दो शब्द भेदे, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। कितने शब्द भेद बताया मैंने? दो, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द के भी चार भेद हैं। विकारी शब्द के भी पहले तो प्रयोग के आधार के जो शब्द भेद है वो दो हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। लेकिन विकारी शब्द, अब देखिए विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? पहले आप देखिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल में के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन यानी बदलाव होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं बताया मैंने? चार प्रकार के। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, अब देखिए प्रयोग के आधार पर दूसरा शब्द भेद। पहला था हमारा विकारी शब्द और दूसरा था हमारा अविकारी शब्द। विकारी शब्द के मैंने क्या बताया था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब देखिए अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के भी अपने आप में चार भेद हैं।
अविकारी शब्द के भी अपने आप में 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्या बताया मैंने? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, मतलब प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद है उनके भी अपने अलग भेद हैं। यानी विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द के 4 भेद: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यानी जिन शब्दों के रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ढंग से समझा होगा और अच्छे से इस कार्य को आप अपनी कक्षा कार्य कॉपी में करेंगे। ध्यान दीजिए कि वही कार्य व्याकरण का कार्य व्याकरण की कॉपी में कीजिए और साहित्य का कार्य साहित्य की कॉपी में कीजिए। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप ध्यान देंगे कि शब्दों के कितने भेद हैं। जिस प्रकार से मैंने लिख कर बताया है आपको उस प्रकार से आप देखेंगे और शब्दों के भेद के भी भेद किसमें है। जैसे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने थे हमारे? 2 थे, उनके भी अपने अलग अलग भेद थे। विकारी शब्द विकारी के 4 भेद थे, अविकारी शब्द उसके भी 4 भेद थे। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इस कार्य को करेंगे। ठीक है, हमारा ये पाठ यही समाप्त होता है। इसी से संबंधित मैं आपको कार्य दूंगी और आप इसको अवश्य ही अच्छे से करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और ध्यान से करेंगे। बच्चों ध्यान से पूरा कार्य करेंगे तभी आप इसको समय पर याद कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों।